Hi everyone, welcome back to my channel. This is Priyanka. I hope you guys are doing well. Today we are on lecture number 7 जहाँ पे हम कैपिटल मार्केट की कुछ और MCQs आज प्रैक्टिस करेंगे और इसके पहले हमने 6 लेक्चर्स किए हैं जिसमें जो स्टार्टिंग के 5 लेक्चर्स है वो सभी के सभी एक्सप्लेनेशन है अबाउट कैपिटल मार्केट, पार्टिसिपेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट. उसके बाद मैंने लेक्चर नंबर 6 में कुछ MCQs करवाए थे. अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ विजिट माय चैनल, ऑल वीडियोस आर अवेलेबल देयर. सो आज भी हम MCQs करेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट बिगिन. फर्स्ट वन, फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक. ये जो हमारी कमर्शियल बैंक होती है ना, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट ऑफ कैपिटल मार्केट. ये भी कैपिटल मार्केट की एक पार्टिसिपेंट है, इसका भी एक रोल है. वो रोल क्या है? वो डज इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन? क्या वो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है या डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, प्रोवाइड्स एडवांसेस एंड ऑल ऑफ द अबाव. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबाव. आई टेल यू हाउ. जो कमर्शियल बैंक है उसका जो रोल है कैपिटल मार्केट में वो है स्टॉक्स को खरीदना, सिक्योरिटीज़ को खरीदना. फिर वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी हो वो या फिर वो किसी और की सिक्योरिटी हो, ये बहुत ट्रेडिंग करती है. कमर्शियल बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करती है इन सिक्योरिटीज़ ऑफ मे बी गवर्नमेंट बैंक और एनी अदर बैंक. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म लोन्स टू दी कंपनीज. कंपनी को शॉर्ट टर्म लोन की ज़रूरत होती है. क्यों ज़रूरत होती है? जो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है, इफ़ यू नो व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल, इट इज़ अ कैपिटल जो रेगुलर एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए जो पैसा लगता है उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. तो ये वो वर्किंग कैपिटल है जो हम बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म लोन के ज़रिए हम उसे रेज़ कर सकते हैं. तो कमर्शियल बैंक कंपनीज़ को शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है और ये डिपॉजिट आगे वो लोन देती है. इन्हीं डिपॉजिट से वो आगे लोन देती है, एडवांस प्रोवाइड करती है. सो बेसिकली ये सारे के सारे सर्विसेज जो है कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करती है. सो द करेक्ट आंसर इज all of the above. It provides short term loan, accepts deposit, provides advance. Next, commercial banks participate in capital market by holding certain part of share capital of financial institutions like IFCI and SIFCI etc. ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि कमर्शियल बैंक जब कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करती है तो वो क्या करती है? वो होल्ड करती है सर्टन पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे IFCI, SIFCI और बहुत सारे अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं. इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी रोल होता है कैपिटल मार्केट में, ये भी पार्टिसिपेट करते हैं. लेकिन कमर्शियल बैंक क्या करती है? इनके शेयर कैपिटल को वो होल्ड करती है. तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है. तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये आपको पूछा है. सो द करेक्ट आंसर इज द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट कि येस, कमर्शियल बैंक holds share capital. It holds certain part of share capital of financial institutions. Next, dash are the market stabilizer. इनमें से कौन सा market stabilizer है? UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या सिर्फ UTI या फिर UTI and LIC both. तो if you know what market stabilizer is, you'll maybe you know this answer. market stabilizer का मतलब होता है कि जैसे कुछ अंडर राइटिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं. हमने अंडर राइटिंग क्या होती है बात की थी पहले. तो अंडर राइटिंग इंस्टीट्यूशन या सिंडिकेट जो बोलते हैं वो क्या करते हैं? वो कुछ शेयर्स जो है वो खरीदते हैं, कुछ सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं. एक्चुअली वो सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं जो वो एक्चुअल में चाहते हैं कि वो बेचे जाए. और वो इसलिए खरीदते हैं ताकि वो लोगों को ऐसे दिखाए कि देखो इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है. तो ये जो डिमांड मार्केट में बैलेंस करने के लिए, इसका जो डिज़ायरेबल प्राइस हो वो बैलेंस करने के लिए ये अंडर राइटिंग सिंडिकेट्स ऐसा करती है. तो उसे बोलते हैं मार्केट स्टेबलाइज़र. तो इनमें से कौन से जो है वो मार्केट स्टेबलाइज़र है? सो द करेक्ट आंसर इज़ बोथ A and B. UTI भी और LIC दोनों भी मार्केट स्टेबलाइजर्स है. ये दोनों मिलके मार्केट में क्या करती है? ऐसे हालात क्रिएट करती है कि किसी सिक्योरिटीज़ को लेके आपको लगेगा कि ये सिक्योरिटीज़ तो बहुत ख़रीदी जा रही है. तो ये अंडर राइटर्स का काम ही यही होता है कि वो कुछ सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं जो वो एक्चुअल में बेचना चाहते हैं. इससे एक माहौल क्रिएट होता है कि हाँ ये सिक्योरिटीज़ बहुत बेचे जा रही है. तो उसके वजह से मार्केट में इसकी डिमांड रहती है और जो प्राइस कंपनी चाहती है, जिस प्राइस में ये इशू किए जाए वो प्राइस भी
रहती है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, डैश आर सिक्योरिटीज विथ नो वोटिंग राइट्स बट हायर डिविडेंड्स। ऐसी वो कौन सी सिक्योरिटी है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें वोटिंग राइट नहीं मिलेगी लेकिन आपको हायर डिविडेंड मिलेगा। और हायर डिविडेंड आपको इसलिए मिलेगा क्योंकि आपको वोटिंग राइट नहीं मिल रही है, यानी आपने अपनी वोटिंग राइट सैक्रिफाइस की, राइट। लेट्स सी द ऑप्शंस। सो डैश आर द सिक्योरिटीज विथ नो वोटिंग राइट्स बट हायर डिविडेंड्स, जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स, नन ऑफ द अबाव। तो वो कौन सी सिक्योरिटीज़ है जिसमें, एक तो मैं पहले क्वेश्चन पूछती हूँ आपको, वो कौन सी सिक्योरिटीज़ है जिसमें आपको वोटिंग राइट मिलता है। आपको पता होना चाहिए, ऑब्वियसली इट्स ए इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर में आपको वोटिंग राइट मिलता है। वोटिंग राइट मिलता है इसका मतलब आप ओनर हो जाते हो उस कंपनी के, और ये इकलौती ऐसी सिक्योरिटी है जिसमें आपको वोटिंग के लिए राइट मिलता है। तो जब आपको वोटिंग राइट नहीं चाहिए, आप बोलते हो कि मैं क्या ही करूँगा ओनर बन के, मुझसे नहीं होगा मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने के लिए, एंड कभी कभी कंपनी भी नहीं चाहती, यानी जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का वो भी नहीं चाहता कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारे जो पावर है मैनेजमेंट की या डिसीजन लेने की वो डिस्ट्रीब्यूट हो। तो वो ऐसे टाइप के सिक्योरिटीज़, नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स जैसे सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं। और क्योंकि इन्वेस्टर तैयार हो जाता है अपनी वोटिंग राइट को सैक्रिफाइस करने के लिए, उन्हें थोड़े से हायर डिविडेंड्स दे दिए जाते हैं। जो हमारे ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं उन पे हमें वोटिंग राइट मिलती है एज अ ओनर, लेकिन जो नॉन वोटिंग राइट्स होते हैं वो होते तो इक्विटी शेयर ही है, लेकिन बस उनसे वोटिंग वाला जो पॉइंट होता है, जो फीचर होता है, वो हम हटा देते हैं और उसके बदले हम थोड़ा सा डिविडेंड बढ़ा के देते हैं। दैट इज़ व्हाट नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर इज़। नेक्स्ट, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इशूइंग नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स। किस रीज़न के लिए हम नॉन वोटिंग शेयर्स को इशू करते हैं। Companies do not wish to dilute their management control with investor. Just now I spoke about it, that what could be the reason of issuing non-voting equity shares. वो क्या रीज़न है। तो पहला रीज़न तो यही दिया है कि भाई कंपनी जो है वो नहीं चाहती कि अपने मैनेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा उतनी ज़्यादा ओपिनियंस, डिसीजन, मतलब अलग अलग डिसीजन, फिर उससे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें जब मैनेजमेंट नहीं चाहता कि ऐसा हो तो वो ऐसी तरीके के सिक्योरिटीज़ इशू करता है। सो द फर्स्ट वन भी है, NRI हैव नो टाइम टू टेक इंटरेस्ट इन कंपनीज अफेयर। कुछ नॉन रेसिडेंट इंडियंस होते हैं जो कंपनी में, इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब कॉमन सेंस की बात है, क्या उनके पास इतना समय होगा कि वो इस कंपनी के मैनेजमेंट डिसीजंस में घुस जाए और वो कुछ ऐसा डिसीजन ले और वो मतलब इतना टाइम दे। उनके पास भी ऐसा टाइम नहीं होता, तो उनको भी चाहिए तो उनको इक्विटी शेयर, क्योंकि उसके फ़ायदे बहुत हैं, लेकिन उनको वो वोटिंग है सब में इंटरेस्ट नहीं है। तो वो क्या बोलते हैं, चलो हम NVS ले लेते हैं। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज D, बोथ A एंड B। नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर जिसमें वोटिंग राइट नहीं होता है, एक्चुअल में जब हम लोग ये जो थियोरटिकली पढ़ते हैं नोटबुक्स में, हमारे टेक्स्ट बुक्स में सॉरी, कि वो इक्विटी शेयर क्या होता है, उसमें आपको वोटिंग राइट मिलते हैं, बट प्रैक्टिकलिटी में ये इतना आसान नहीं होता कि इतने सारे शेयर होल्डर्स को ये अलाउ कर दिया जाए कि हाँ आप लोग इन्वॉल्व हो जाओ और आप लोग मैनेजमेंट में घुस जाओ और मैनेजमेंट करो या फिर डिसीजंस लो, या आपके बिना डिसीजंस ही नहीं लिए जाएंगे, आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब थियोरटिकल होता है, जब प्रैक्टिकल में चीज़ें करनी होती है दे आर वेरी डिफरेंट इन रियल लाइफ। सो इसलिए NVS इज़ अ बेस्ट ऑप्शन जहाँ पे डिविडेंड्स भी हायर मिल जाती है। नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ डेट इक्विटी रेशियो नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर्स कैन बी टर्म्ड एज। जब डेट इक्विटी रेशियो जब हम कैलकुलेट करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन की, जब कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि डेट इक्विटी रेशियो कितना है, तो उसमें हम NVS को क्या कंसीडर करेंगे, क्या हम उसको डेट मान लेंगे या फिर हम उसको इक्विटी कंसीडर करेंगे। क्योंकि देखो है तो वो इक्विटी, लेकिन उसके ऊपर कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलने वाले हैं, तो फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, तो हम उसको बोथ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बोथ बोल सकते हैं। Next, according to the Finance Ministry guidelines, non-voting equity shares should not exceed dash of total paid up capital of the company. कंपनी का जो टोटल पेड अप कैपिटल है उसका कुछ परसेंट यानी कुछ प्रतिशत ही अलाउड है NVS, उससे ज़्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकती। आई रीड दिस
question again. According to the Finance Ministry guidelines, NVS should not exceed how much of percent of total paid up capital of the company? It should not exceed. So the correct answer is 25%. यानी पेड अप कैपिटल जितना भी हो उसका 25% से ज़्यादा एनवीएस नहीं होना चाहिए. यानी अगर 100 ये पेड अप कैपिटल है तो 25 से ज़्यादा एनवीएस नहीं होना चाहिए. सो द करेक्ट आंसर इज 25%. Question number 8. Dash are bonds that do not provide the investor with any regular income but gets converted into equity share आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम. ऐसा वो कौन सा बॉन्ड है, वो कौन सा सिक्योरिटी है जिसमें इन्वेस्टर को नॉट बोला है, जिसमें इन्वेस्टर को रेगुलर इनकम नहीं दी जा रही है और कुछ एक सर्टन पीरियड के बाद ये इंस्ट्रूमेंट को कन्वर्ट करके इक्विटी में बना दिया जाता है. तो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को कुछ टाइम के बाद इक्विटी बना देंगे और जो इस बॉन्ड के ऊपर जो इनकम आनी थी रेगुलर वो तो मिल ही नहीं रही है. तो इस बॉन्ड का नाम क्या है? इज इट कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और यूरो बॉन्ड्स? सो द करेक्ट आंसर इज जीरो कूपन बॉन्ड्स. देखो ना, जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो इंटरेस्ट, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है. बॉन्ड्स यानी डिबेंचर्स यानी इनके ऊपर जो आपको रेगुलर इनकम आनी चाहिए थी वो आ नहीं रही है. तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, ज़ीरो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है और बाद में तो वो कन्वर्ट हो जा रहा है. विच बॉन्ड्स आर इंटरनेशनल बॉन्ड्स डिनोमिनेटेड इन अ करेंसी अदर देन दैट ऑफ द कंट्री इन विच दे आर इशूड? वो कौन से इंटरनेशनल बॉन्ड है जो कि डिनोमिनेट किए गए यानी नेम्ड इन अ करेंसी अदर देन दैट ऑफ द कंट्री इन विच दे आर इशूड? मतलब वो जिस कंट्री में इशू किए जा रहे हैं ना, वो उस कंट्री के डिनोमिनेशन में नहीं है, उस कंट्री के करेंसी के नाम पे नहीं होते, वो किसी दूसरे कंट्री के करेंसी के नाम पे होते हैं. उसका हम एग्जाम्पल आगे देखेंगे, एक बार देख लेते हैं. ओके, यूके बेस्ड कंपनी में इशू यूरो डॉलर, यूके की कंपनी है, ठीक है, यूके में एक कंपनी है, वो यूरो डॉलर बॉन्ड्स को इशू करिए. कहाँ पे? इन जापान, डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर. मतलब वो जापान में इशू कर रही है इस पर्टिकुलर बॉन्ड को जिसका डिनोमिनेशन क्या है? यूरो डॉलर. और वो मतलब डॉलर में कर रही है लेकिन जापान में कर रही है. तो वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेशनल बॉन्ड डिनोमिनेटेड इन करेंसी अदर देन दैट ऑफ द कंट्री इन विच इज इशूड. मतलब अगर जापान में इशू हो रही है तो जापान की करेंसी में होना चाहिए, लेकिन वो जापान की करेंसी में नहीं है, डॉलर की करेंसी में, सॉरी यूके की करेंसी में है. ठीक है. ओके, सो द करेक्ट आंसर, लेट्स सी. यूरो बॉन्ड्स, क्या उस बॉन्ड का, क्या उस जो जिस बॉन्ड के बारे में हम बात करें, इज इट कॉल्ड एज यूरो बॉन्ड्स, इज इट कॉल्ड एज जीरो कूपन बॉन्ड्स और एक्सटर्नल बॉन्ड्स, और बोथ ए एंड सी? सो द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड सी. उसको यूरो बॉन्ड्स भी बोलते हैं और एक्सटर्नल बॉन्ड्स भी बोलते हैं. याद रखना, यूरो बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल बॉन्ड और एक्सटर्नल करेंसी या फिर एक्सटर्नल करेंसी. ठीक है, डन. यूरो बॉन्ड इज कॉल्ड डैश इन यूएस. अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम है यूरो बॉन्ड्स के. वो मैंने लिस्ट आपको दी है, एक बार पॉज करके वो सारी लिस्ट पढ़ लेना. सो यूएस में यूरो बॉन्ड को यंकी बॉन्ड्स बोलते हैं. यंकी, आई होप द प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट. यंकी बॉन्ड्स इज व्हाट वी कॉल यूरो बॉन्ड्स इन यूनाइटेड स्टेट्स. सो ये है आपका लिस्ट ऑफ ऑल दी नेम्स दैट आर बीइंग नेम्ड, सॉरी, वो सारे नेम जो यूरो बॉन्ड के हैं इन डिफरेंट कंट्रीज. जैसे यूएस में यंकी, स्पेन में मैटाडोर, और जो भी है क्या, रेमब्रांड बॉन्ड नीदरलैंड में, समुराई बॉन्ड जापान में, बुलडॉग यूके में, कीवी बॉन्ड न्यूजीलैंड, मेपल बॉन्ड कनाडा. सो एक बार ये गो थ्रू कीजिए, हो सकता है आपको क्वेश्चन आ जाए. सो दिस इज़ इट. I hope you have liked this lecture and you have understood what I have tried to explain you all. If there is any doubt, let me know in the comment section below. And till then, keep practicing on these videos, and I'll come again on maybe with some more MCQs. I think we need more MCQs to practice on. So till then, take care of yourself and your family members. Bye bye. Thank you for watching my video.